नमस्कार आप सब लोगों को जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज कहानी पाठ के लिए। और आज के लिए जो कहानी चुनी है मैंने वह कहानी है एक मधुर सपना, जो हंस के फरवरी 2004 के अंक में प्रकाशित हुई थी और सौभाग्यवश प्रथम अमृतलाल नागर पुरस्कार से सम्मानित भी इसे किया गया था। और अपने आप में यह बड़े सौभाग्य की बात है अमृतलाल नागर जी का नाम किसी तरह से जोड़ना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी आप सब लोगों तक। दृश्य और श्रव्य अगर सही पहुंच रहे हो तो कृपया बतलाएंगे। तो मैं जिक्र कर रहा था कहानी एक मधुर सपना के बारे में। मित्रगण अगर देख और सुन पा रहे हो तो कृपया इंगित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आवाज पहुंच रही होगी आप लोगों तक। तो यह कहानी एक मधुर सपना, जिसे मैं जिक्र कर रहा था कि पहला अमृतलाल नागर कहानी पुरस्कार जो हंस द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के जरिए इसे मिला था, तो ये बड़े सौभाग्य की बात कि नागर जी के नाम से जुड़ा हुआ यह पुरस्कार मिला। मुझे याद है बचपन में गर्मियों की छुट्टी में, चूँकि मेरे यहाँ ऐसा प्रवेश था, पिताजी भी प्राध्यापक थे और सब, मुझे याद है बड़ी मेरी जो दीदी रही वो भी बाद में आगे चलकर प्राध्यापिका हुई हिंदी की, तो वो भी पुस्तकालय से किताबें हिंदी की लेके आती थी। तो नागर जी के दो बड़े उपन्यास बूंद और समुद्र और अमृत और विष, मुझे याद है छठी कक्षा की गर्मियों की छुट्टी में मैंने पढ़ डाली थी उत्सुकतावश। तो एक तरह से उनसे यह बचपन में यह एक नाता बना था और आगे चलकर यह पुरस्कार मिला जो उनके नाम से जुड़ा हुआ है। तो यह एक स्मरणीय अवसर रहा मेरे लिए। यह कहानी, इसका रचना काल 2003 में मैंने लिखा था और इसे जहाँ तक मुझे याद है मैं कार्यवश कलकत्ता गया हुआ था, उस दौरान मैंने ये कहानी लिखी थी। और संयोगवश इस कहानी में सन 2020 और उसके भारत का भी जिक्र है। तो ये एक तरह से मौजू है कि 2020 के जाते जाते यह कहानी आपके सामने रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। यह एक संयोग ही है कहेंगे, हालांकि जिस तरह से 2020 गुजरा है शायद उस तरह से जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन इसमें इस वर्ष का जिक्र भी है इस कहानी में, जो 2003 में लिखी गई थी और 2004 के हंस में प्रकाशित हुई थी। कहानी के बारे में आदरणीय, मुझे याद है राजेंद्र यादव जी ने उसके बाद दिल्ली में कार्यक्रम के लिए मैं गया था, शायद भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के लिए गया था, तो उस अवसर पर वो भी आए थे। तो उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ढूंढ कर बुलवाया और बहुत स्नेह से मिले। तब तक मैं उनसे मिला नहीं था, वह मुलाकात का पहला अवसर था मेरे लिए और बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो यह भी एक स्मृति इससे जुड़ी हुई है। कहानी के बारे में जो प्रकाशित करते समय उन्होंने लिखा था कि यह कहानी एक मधुर सपना
कल्पनाशीलता और प्रयोगात्मकता के द्वारा एक बड़ी सामाजिक विडंबना का प्रभावशाली चित्रण है। स्थितियों के अंतर विरोधों को स्थितियों और भाषा के व्यंग्य में मारक बनाने का सहज प्रयास कहानी को पठनीय बनाता है। कागज पर समाप्त होने के बाद कहानी आसपास के परिवेश में घटित होने लगती है। तो ये उनकी टिप्पणी थी, और इस टिप्पणी के साथ और अपने संपादकीय विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहानी को प्रथम स्थान दिया था। तो इस छोटी सी भूमिका और पूर्व पीठिका के साथ कहानी में आरंभ करता हूं। एक मधुर सपना। इस कहानी की शुरुआत में सबसे पहले कहानीकार को सपना आया। सपने में चादर ओढ़कर बैठे हुए कोई महान आलोचक थे, या बड़े बुजुर्ग लेखक, या साधारण लेकिन सजग पाठक। चेहरा नहीं दिख रहा था, किंतु आवाज साफ थी, जैसे दिखाई दे रही हो उस सपने में। कहानी लिख रहे हो? अच्छा है, पर इस कहानी का सब कुछ सच से लिया गया होना चाहिए। सारे पात्र, सारी घटनाएं। वो तो ठीक है महानुभाव, कहानीकार ने उस आवाज की ओर मुखातिब होते हुए कहा, लेकिन फिर कहानी और कहानीकार के जादू, कहानी के चमत्कार, उसकी आजादी का क्या होगा? क्या कुछ रियायत नहीं मिल सकती? चलो ठीक है, इजाजत दे देते हैं। एक बार कहानी में तुम ये छूट ले सकते हो। ये एक बार कुछ साफ शब्द नहीं है, कहानीकार ने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा। इस पर विवाद हो सकता है, बल्कि पहले से है। एक अलग अनूठा शब्द कहीं रखूं या कोई संवाद, और आपकी नजर में वही एक बार हो जाएगा। मैं तो पूरी कहानी एक अनोखे परिवेश में रचना चाहता, मगर आप कह रहे हैं चलिए न मेरी न आपकी, थोड़ा मोल भाव करते हैं, एक बार के बदले एक जगह कर लेते हैं। तथास्तु। कुछ सोचने के बाद चादर में से प्रभु का हाथ उठा, अंधेरे में जैसे किसी मशाल की तरह, और फिर वे रोशनी दिखाकर गायब हो गए। इस बीच पूनम जी, कुसुम जी, संजय शांडिल्य जी और कई मित्र जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। कहानी एक मधुर सपना अभी अभी मैंने शुरू की है। अपने जादू का इस्तेमाल कहीं एक ही जगह करना था कहानी में, तो चरमोत्कर्ष में ही सही। अब उसे पात्रों को चुनना था। चुनना यानी शर्त के मुताबिक जीवन से उठाना। कुल जमा 3 मुख्य पात्र चाहिए थे इस कहानी के लिए। एक गुरुजी यानी प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक। इसके लिए अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। उसके ममेरे बड़े भाई हेडमास्टर साहब नाम से जाने जाते थे। हालांकि हेडमास्टर वे थे नहीं, साधारण शिक्षक ही, पर घर में अपने आदेशों, अनुदेशों, निर्देशों की वजह से बच्चों ने उन्हें यह पदवी दे डाली थी, और बड़े बूढ़े भी दबी जुबान से शामिल थे इसमें। खुद उनकी पत्नी भी उन्हें यही कहा करती, जो ऐसे कुछ कम ही, और वह भी बहुत मध्यम संयत स्वर में कहती। दूसरे पात्र के रूप में एक साधारण गरीब नागरिक की जरूरत थी। उसकी पहली सोच के मुताबिक उसे एक बूट पॉलिश करने वाला होना था। ऐसा आदमी
जो रास्ते पर आते जाते लोगों के जूते चमकाकर अपना घर चलाता है और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है कि वह उस जैसा न बने, न निकले, न रहे। लेकिन चूंकि सब सच से लेना था और सच में किसी मोची या जूते चमकाने वाले को नजदीक से नहीं जानता था, इसलिए गरीब नागरिक की भूमिका के लिए उसने एक नाई को चुन लिया, जो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे औजारों का अपना बक्सा लेकर बैठता था और आते जाते लोगों की, बेशक उनकी मर्जी से, हजामत बनाकर अपने घर परिवार का भरण पोषण करता था। छोटा सा परिवार था और सुखी सा। यह सा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक ठीक देखें तो न वह छोटा था और न सुखी। 3 लड़कियां थीं उसकी, और उन अभागिनों के बाद एक भाग्यवान बेटा। और इन सबके लिए जो पत्नी चाहिए वह अब भी थी इस दुनिया में, भले पैर से लाचार। और बूढ़ी अशक्त माँ, खाट पर पड़ी सारा घर देखने वाली, मगर जिसे देखने के लिए कोई जरूरी था। झूठ बोलने से क्या फायदा, और झूठ मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि सपने वाली आवाज सब देख रही थी। बेटियों को वह पढ़ाता नहीं था। वे बूढ़ी दादी और बीमार माँ की देखभाल करती, घर में रहती और घर के काम निपटाती। उनके लिए जिंदगी और जिंदगी का सबक यही था। बेटे को वह सरकारी प्राथमिक पाठशाला में भेजता कि वह कुछ बने, यानी कुछ भी, पर उस जैसा नहीं। इस लड़के के किरदार के लिए जिसे चुना जाए, उसका निर्णय उसने कर लिया था। नाम उसका चुना था तेजा, मतलब एक लड़का जो तेज था, या जिसके तेज निकलने की उम्मीद थी। कम से कम उसके बाप और कुछ हद तक मास्टर साहब को भी उसकी लगन, मेहनत, उसकी कोशिशों और गंभीरता को देखते हुए वह बिना नागा स्कूल आता, 56 कोट बारिश और बाढ़ की स्थिति में भी। कई बार तो जब स्कूल में कोई नहीं आया होता, मास्टर साहब भी, अगले दिन मिलने पर उन्हें संकोच महसूस होता और बच्चे की प्रतिबद्धता पर गर्व भी। वे स्वयं सहृदय, विचारवान और गंभीर थे, परंतु कुछ दिन इस विद्या मंदिर में पहुंच पाना उनके लिए भी संभव नहीं हो पाता। पर तेजा को तो मानो कोई बाधा, कोई दुविधा रोक नहीं सकती थी। कहानीकार को कुछ देर सोचना पड़ा, तेजा के लिए किसे आधार बनाया जाए। थोड़ी दिक्कत यह थी कि जिस नाई को वह जानता था, इतना तो जानता था कि उसका एक बेटा है, लेकिन बेटे को वह नहीं जानता था। तो क्या करे? दिमाग दौड़ाया तो बचपन का एक साथी याद आया। वे बराबर के साथी थे। सच्ची दोस्ती की शर्त ही है बराबरी। हर शाम वे साथ साथ खेलते। उनकी टीम का वह अभिन्न हिस्सा था। स्कूल भी जाया करता, हालांकि दूसरे स्कूल, एक साधारण सरकारी पाठशाला में। 12 स्कूल की पोशाक में ही खेलने आ जाता। स्कूल और खेल के बाद अपने पिताजी की चाय की दुकान में भी मदद करता। दुकान वही थी जिस खंडहर घर में वे रहते, उसके अगले हिस्से में। अपने बचपन के उसी दोस्त को तेजा बनाना उसने तय किया। इस कहानी के लिए यह दुर्लभ संयोग, घालमेल भी कह सकते हैं, जरूरी था। या तो चाय वाले के बेटे को नाई बनाया जाए, नहीं तो नाई को
चाय वाला बनाना होता। चूंकि दोनों सच से लिए गए होने चाहिए थे, इसलिए ऐसा करना था। सच के लिए ऐसे संयोग भी जरूरी होते हैं। हेड मास्टर साहब यानी मास्टर अमरीश जी कुछ दिनों के अंतराल पर स्कूल लौट रहे थे। इस दौरान वे छुट्टी पर नहीं थे, बल्कि उनकी योग्यता और कुशलता का इस्तेमाल प्रशासन के आदेशानुसार आसपास के गांवों में पशु गणना के लिए किया जा रहा था। प्रभु के अलावा संभवतः प्राथमिक शिक्षक ही सबसे सहज मिलते हैं। जनगणना का काम हो या पशु गणना का, पोलियो टीके का शिविर हो या मतदान कराने या फोटो पहचान पत्र बनाने का अभियान, सुविधानुसार स्कूल से उठाकर उन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। इसलिए कि वे बच्चों की भविष्य की आधार भूमि तैयार करते हैं और इस तरह नई दुनिया की नींव रखने का काम, चाहे बजट आवंटन हो या समय या हाथों का, बच्चों का भविष्य सरकार एवं राजनीति की कार्यसूची और प्राथमिकता क्रम में कहीं पीछे आता। कुछ इस तरह की निश्चिंतता, जैसे बच्चे जिन्हें पढ़ना है पढ़ ही लेंगे, कुछ करना है जिन्हें कर लेंगे। और यह भावना कि ये मास्टर लोग भला करते क्या हैं, स्कूल में रहकर ही कौन सा तीर मार लेते हैं, इसलिए उनसे कुछ ठोस काम क्यों न कराया जाए, कुछ जन कल्याण, कुछ समाज सेवा। मास्टर साहब यानी अमरीश जी कुछ दुर्लभ उसूलों और संस्कार वाले आदमी थे। राज कपूर की फिल्मों और मुकेश के गानों के प्रशंसक और उस जमाने के मूल्यों और कल्पनाओं से भरे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य से उन्होंने एमए किया था। कायदे से उन्हें कम से कम किसी इंटर कॉलेज का व्याख्याता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ या राज्य प्रशासनिक सेवा में न लगकर वे इस सेवा में लग गए, वह भी संयोगवश। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले लोगों को खुश करने के लिए एकाएक प्राथमिक शिक्षकों और सिपाहियों की हजारों रिक्तियां विज्ञापित की थीं। अमरीश जी के एक अभिन्न मित्र थे। उनकी भाभी के लिए ऐसी शिक्षक जैसी कोई नौकरी पारिवारिक कारणों से बेहद जरूरी थी। मित्र ने निवेदन किया कि भाभी की मदद के लिए वे भी उनके साथ आवेदन कर दें। प्रभु का नाम लेकर भाभी का आवेदन बीच में रखते हुए तीनों आवेदन डाल दिए जाएंगे। कहीं संयोग से जो परीक्षा में क्रमांक उसी तरह मिल गए तो भाभी जी की सहायता हो जाएगी और परीक्षा में उत्तीर्ण होना उनके लिए आसान हो जाएगा। अमरीश जी उस समय मास्टर नहीं हुए थे, फिर भी परीक्षाओं में इस तरह के प्रयोग वे उचित नहीं मानते थे, लेकिन मित्रता निभाना और जरूरतमंद की मदद करना भी उनके उसूलों में था। काफी कशमकश और ऊहापोह के उपरांत वे आखिर तैयार हो गए। उनका भी आवेदन साथ साथ लगा दिया गया। संयोग से सीटें भी उसी तरह पड़ गईं। भाभी की मदद के लिए वे परीक्षा में बैठे और फिर उस परीक्षा को भूल गए। परिणाम जानने की कोशिश नहीं की। वे तो अगली सीट पर बैठे सिर्फ इसलिए और इस तरह जवाब लिख रहे थे कि उनकी बगल में बैठी भाभी उतार सकें। बाकी मदद के लिए पीछे मित्र बैठा ही था। वे आश्वस्त थे कि भाभी का चयन हो जाएगा। बाकी परिणाम से उन्हें लेना देना नहीं था। प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक वृत्ति तब उनकी प्राथमिकताओं में नहीं थी, लेकिन अक्सर हम जीवन में अंततः वही करते हैं जो हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होता। तब वे लेक्चरशिप और राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं का लक्ष्य संजोए राजधानी में रहकर तैयारी कर रहे थे। इस बीच उनके अभिन्न मित्र ने किसी विधायक की मदद लेकर अपने गृह नगर के पास एक पेट्रोल पंप अलॉट करा लिया और उसमें व्यस्त हो गया। 2-2.5 साल उससे भेंट नहीं हुई। इधर तमाम ऊंची आकांक्षाओं और परीक्षाओं के परिणाम से निराशा हाथ लग रही थी, उधर उनकी जगह
प्राइमरी स्कूल में मास्टरी कोई और कर रहा था उनके नाम से। संयोगवश कहीं से इस फर्जी मास्टरी प्रकरण का पर्दाफाश हुआ। संयोग ही कहेंगे, क्योंकि राज्य में इस तरह के और इससे भी बड़े जालसाजी के कारनामे होते रहते थे, लेकिन पर्दाफाश कम ही होता था और कार्रवाई तो नहीं के बराबर। यह मामला किसी तरह प्रकाश में आ गया और चुने हुए अभ्यर्थियों की जगह काम कर रहे सैकड़ों ऐसे फर्जी शिक्षक हटाए गए और सही लोगों को सही पते पर पुनः नियुक्ति पत्र भेजे गए। शासन की दक्षता और अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए यह चमत्कार से कम नहीं था। अमरीश जी को भी पत्र मिला। वर्ष अमुक विज्ञापन संख्या फला के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक पद पर चयनोपरांत आपको दुल्हिन बाजार प्राथमिक पाठशाला में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। कृपया सूचना के तहत तुरंत रिपोर्ट करें। तब तक बाकी परीक्षाओं के परिणाम से हताश होकर वे हम ही में थी न कोई बात जैसी बात पर गंभीरता से मंथन कर रहे थे। जिसे हम चाहते हैं वह नहीं मिलता और जो मिल रहा होता उसे नजरअंदाज कर देते हैं। परीक्षा का परिणाम पता लगाया होता तो 2 साल से यह नौकरी कर रहे होते। चलो, सौभाग्य से भूल सुधार का अवसर मिल रहा है। पिताजी ने नेक सलाह दी, जो राज्य सरकार की खासी अच्छी 30 वर्ष पुरानी नौकरी के बाद भी अच्छे इंसान थे और जिनसे अपने संस्कार मास्टर साहब ने पाए थे। कोई काम बुरा नहीं होता। देखो, बुरा होता तो क्यों कोई इतने पैसे खर्च कर तिकड़म भेड़ा तुम्हारा नियुक्ति पत्र हथियाता। अभी तो कोई ठिकाना कहीं किनारा मिल जाए उसे किस्मत समझो। यह दूसरा अवसर ईश्वर का भेजा है, इसे स्वीकार कर लो, फिर आगे सोचना। पिताजी ने समझाया। लेकिन जैसा होता है, जो एक बार गले लग जाता है आखिर तक के लिए अपना हो जाता है, जीवन भर के लिए। मास्टरी उनके साथ चिपक गई। वे उसी सांचे में ढल गए पूरी तरह, पूरे मनोयोग और पूरी भावना से पढ़ाते। स्कूल राजधानी और उनके आवास से कोई 25-30 किलोमीटर दूर था। हालांकि राजपथ के निकट ही उससे दक्षिण की ओर फूटने वाली निचली सड़क पर 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाकर सुबह शाम एक पैसेंजर ट्रेन आती जाती थी, पर उसका समय ठीक नहीं था। बाईपास पर जाकर मास्टर साहब उसी ओर जाते किसी बस में चढ़ जाते या टंग जाते। मोड़ पर उतरकर फिर 2 किलोमीटर पैदल पैदल। इस बीच राह में कुछ बच्चे भी मिल जाते स्कूल जाते हुए। उनकी चाल से चलते हुए अपने साथ चलाने की कोशिश करते उन्हें। उनके घर परिवार, उनकी समस्याओं, उनकी रुचियों के बारे में पूछते। उनका मानना था शिक्षा यहीं से और इसी तरह शुरू होती है। हालांकि यह उनकी योग्यता और आकांक्षा के मुताबिक काम नहीं था, पर एक बार अपना लिया तो पूरी तन्मयता और एकाग्रता से करने लगे। बच्चों के निर्माण और विकास के बारे में उनकी अपनी अवधारणाएं और शिक्षा को लेकर ऊंची सोच थी। वे इन सबको यथासंभव समायोजित करने की कोशिश करते, मगर सरकार बीच बीच में लय भंग करने और मनोबल तोड़ने का काम करती रहती। जैसे ही वे अपने काम को सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से करने लगते, उन्हें उखाड़ दिया जाता किसी अभियान, शिविर, गणना, गवेषणा के लिए। महत्तर जिम्मेदारी यानी नई पौध सींचने के बदले कोई नई दिहाड़ी। अब इसका कोई तुक है कि बच्चों को गिनती सिखाने के बजाय
शिक्षकों को जानवरों की गिनती में लगा दिया जाए। शासन या तो सनकी है या संवेदनहीन। अच्छा हुआ वे उसकी चाकरी में नहीं गए। उनके जैसे आदमी से यह सब कैसे बर्दाश्त होता। पर क्या अच्छा हुआ। इस सब को दुरुस्त करने के लिए तो उन जैसों को प्रशासन में जाना चाहिए था। विडंबना है कि जो सबसे पिछली बेंचों के विद्यार्थी होते हैं वे अंततः सबसे ऊंची कुर्सियों पर आसीन होते हैं राजनीति के जरिए। इस तरह की हुक्मरानी के अलावा क्या उम्मीद की जा सकती थी उनसे। लेकिन जो योग्य हैं वे भी इस विडंबना पर विलाप करने और इसे कोसने से ऊपर उठकर बदलाव की कोशिश तो नहीं करते। मतदाता पहचान पत्र के जंजाल से निकले थे मास्टर साहब के जानवर गिनने में लग गए। शुरुआत में वे लगभग खौलते उबलते से लगे थे इस काम में, लेकिन चूंकि गंभीर और कर्मठ आदमी थे धीरे धीरे इसमें भी रम गए और एक अलग ढंग का अनुभव उन्हें मिलने लगा, जैसे जीवन के एक नए क्षेत्र से परिचय हो रहा हो। योजना के अंत तक आते आते इस तरह के कुछ और योजनाओं के विचार भी उन्हें आए। कुछ और गिनतियां भी करवाई जा सकती हैं, जैसे घर घर घूमकर साइकिलों की गिनती, रेडियो की गिनती, नए पुराने कपड़ों की गिनती, मिट्टी के बर्तनों की गिनती, फूस के छप्परों की गिनती, जूते चप्पलों की गिनती। ये भी महत्वपूर्ण और काम की हो सकती थी। कम से कम अपने हेडमास्टर साहब तक वे यह सब अवश्य पहुंचाना चाहते थे ताकि संभव हो तो वे इसे आगे बढ़ा सकें। पाठशाला में कुल 3 शिक्षक थे, हेडमास्टर साहब, वे और मैडम यानी वीणा जी। वीणा जी ऊंची पहुंच वाली थी। उनके जैसी महिलाओं के लिए ऐसी नौकरी की क्या जरूरत, काफी सोचने पर भी समझ में नहीं आता था। अंततः इसी तरह अपने को समझाया कि कोई काम किसी के लिए छोटा नहीं होता। उनके पति विधायक रह चुके थे और कई बार विधायक होते होते रह गए थे। यह सब तो मौसमी है, पर यह स्थायी है। वीणा जी एक बार आई थी तो हंसते हुए बोली। वे बराबर वहां हंसती ही रहती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि आती कम थी। पहले वेतन उठाने के लिए उस समय के आसपास उनके दर्शन हो जाया करते थे। यह वेतन उठाना पद शायद उन्हीं जैसे लोगों के लिए बना था। पर यह मौसमी बात ठीक है कि शिक्षक वृत्ति स्थायी है। अगर वेतन नियमित मिलता रहे, और विधायक होना सचमुच मौसमी। लेकिन क्या यह सच नहीं कि विधायक उस एक मौसम में 7 पुश्तों का बंदोबस्त कर लेते हैं और शिक्षक अपनी पूरी कमाई से एक मौसम भी चैन से नहीं गुजार पाता। गणित पढ़ाते हुए अक्सर यह सवाल बाहर आने के लिए दस्तक देने लगता। यदि एक विधायक एक कार्यकाल में बड़ी मुश्किल से ऐकिक नियम के इस प्रश्न को बाहर निकलने से रोकते, जैसे और कई बातों को। वीणा जी को आजकल वेतन उठाने पे नहीं आना होता। वेतन उठकर खुद उन तक पहुंच जाता। एक बिना तिथि का छुट्टी का आवेदन हेडमास्टर साहब की दराज में पड़ा रहता, विशेष या आपात स्थितियों के लिए। जिस दिन का बिना दिन का छुट्टी का आवेदन एक अर्थ गर्भित बिंब जैसे मास्टर साहब को लगता। वीणा जी का
किसी ऐसे साधारण स्कूल से जुड़ाव शायद विधायक जी की राजनीति का, जननीति का, जन छवि का कोई हिस्सा था। अन्यथा वे तो बिना तकलीफ के अपनी सेवाएं किसी भी बड़े कॉलेज में दे सकती थीं। वहां भी एक बिना तारीख का आवेदन प्राचार्य की दराज में रखकर। अपना सुझाव मास्टर साहब देते इससे पहले हेडमास्टर साहब ने वह खबर दे दी। जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित थे उनके लिए उच्चतर वेतनमान का प्रावधान था। अमरीश मास्टर साहब चूंकि स्नातकोत्तर थे, इसलिए उन्हें भी यह वेतनमान मिल रहा था। पर इस प्रावधान को शायद किसी ने चुनौती दे दी थी और अब आदेश आया था कि सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को ही उच्चतर वेतनमान दिया जा सकता है। इसलिए उच्चतर योग्यता के आधार पर वह लाभ पाने वाले शिक्षकों को निम्नतर वेतनमान में अवनत कर दिया जाए और उनको अब तक दी गई अधिराशि उनसे वसूल कर ली जाए, यह निर्णय आया था। यह वज्रपात सा था मास्टर साहब के लिए। वे माथा पकड़कर बैठ गए। फिर यह सोचकर कि कहीं कोई बच्चा देख रहा हो, माथे को उन्होंने रिहा कर दिया। हालांकि बच्चे अभी तक आए नहीं थे, सिर्फ तेजा पहुंचा था। बाकी का रास्ता देखकर उसे भी घर भेज दिया उन्होंने। 3 दिन लगातार छुट्टी थी और फिर रविवार। इस अंतराल में शायद उनके समय से जगने, तैयार होने और स्कूल आने की आदत छूट गई थी और पकड़ने में 1-2 दिन और लगने वाले थे। अच्छी आदतें मौका पाते छूट जाती हैं, जैसे बुरी आदतें लगती हैं जल्दी से। इसीलिए वे शिक्षक होते हैं, इसीलिए तो शिक्षक होते हैं और पाठशालाएं, कि अच्छी आदतें बनी रहें और विकसित होती रहें। इस जिम्मेदारी के एहसास से वे थोड़े हरे हुए, लेकिन सिर फिर भी घूम रहा था। हेडमास्टर साहब को जो सुविधाएं थी, जो वेतनमान मिलता था, उनके वरिष्ठ और प्रभारी होने के चलते अतिरिक्त योग्यता या प्रशिक्षण का झमेला उनके साथ नहीं था। प्रशिक्षण की डिग्री उनमें से केवल मैडम यानी वीणा जी को थी, जैसे और डिग्रियां। हथौड़ा यहां इस स्कूल में सिर्फ मास्टर जी के सर पर पड़ा था। कुछ लोगों का काम ही बस इस तरह के मामले उठाना, ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करना है और इस तरह जनता की सेवा करना। जब दिग्गज नेता, अभिनेता, बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों से मन ऊब जाता, तो उस जैसे अदरे आदमी की तरफ उनका ध्यान जाता। मास्टर, डोंट लूज योर हेड। हेडमास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी मास्टर जी के माथे पर ठकठकाई। माथे पर छड़ी की ठकठक जता रही थी कि मास्टर अमरीश के सिर के बाल भी साथ छोड़ रहे थे। 40-42 की इस उम्र में ही सन 42 भारत छोड़ो आंदोलन, सन 42 बाल बचाओ अभियान, उनके बाल, उनके बच्चे, उनका क्या होगा? संयुक्त परिवार था उनका, एक आदर्श, एक संस्कार, जिसे अब तक इस जमाने में भी वे संजोए संभाले हुए थे। बड़े बाबूजी, छोटे बाबूजी, बड़ी माँ, छोटी माँ और वे 8 भाई बहन। गए साल छोटी बहन यानी छोटे बाबूजी की छोटी बेटी की शादी हुई थी। अच्छी ही शादी हुई, घर बार भला मिला, लड़का भी।
इधर छोटे भाई यानी छोटे बाबूजी के छोटे बेटे ने, जो कई बार कुछ करने की कोशिश कर अभी तक कुछ कर नहीं सका था, टेलीफोन बूथ और उसमें कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी दुकान खोल बैठा। मगर इस बार वह जम गया। इस सीजन में छोटी पेप्सी और छोटे कोक की खूब बिक्री की थी उसने। मास्टर साहब खुश हुए थे इन सब से, लेकिन इन्हीं में यानी शादी और दुकान में अपने खाते की जो कुछ बचत थी और भविष्य की अल्प निधि उन्होंने उदारता पूर्वक लगा दी थी, बड़े भाई का कर्तव्य समझकर। वेतन भले मामूली हो, पर वे सहयोग करना चाहते थे और भरसक करते भी थे, क्योंकि उस मिले जुले परिवार में उन्हें छोड़ कमाने वाले बस उनके बाबूजी थे, यानी बड़े बाबूजी, और इतने आश्रित, इतना बड़ा घर परिवार। छोटे बाबूजी खेती करते थे, पर अब खेती में कमाई कहाँ होती थी, घर का खर्चा ही जाया होता। वे योग्य थे, पढ़ने में भी अच्छे, अपने समय स्नातक भी किया था। उनकी भी अलग कहानी थी। अगर पट्टीदारों या साफ साफ कहें तो खुद उनके चचेरे बड़े भाई ने गांव के पते पर पहुंचा उनका नियुक्ति पत्र ईर्ष्यावश दबा नहीं दिया होता, तो आज वे एक प्रतिष्ठित कंपनी के काफी बड़े अधिकारी होते। लिफाफा 3 महीने बाद देते हुए चचेरे भैया बड़ी मासूमियत से बोले, यह चिट्ठी थोड़े दिन पहले आई थी, देखो तो क्या है इसमें। हक लग रहा था उन्हें कि ये दोनों भाई नौकरी करेंगे और हम खेती कराते ही रह जाएंगे। ऊपर से समझाया था उन्होंने, छोड़ो कौन सी किस्मत गई, अरे खेती अपना गुमान है, चाकरी औरों की गुलामी। हम यहीं साथ साथ हंसी खुशी से खेती बाड़ी देखेंगे। विडंबना यह कि चचेरे भैया यानी अमरेश मास्टर साहब के बड़े चाचा के यहाँ बाद में गांव का डाकघर खुला और वे पोस्ट मास्टर हुए। यही सोच समझकर छोटे बाबूजी बाद में अवसाद के शिकार भी हो गए थे। पूरे ठीक अब भी नहीं हुए थे। इस तरह सारी जिम्मेदारी बड़े बाबूजी के कंधों पर थी, जो 1 साल में सेवानिवृत्त होने वाले थे। सोच कर अमरेश मास्टर साहब का दिमाग भी असंतुलित हो रहा था। ये फेरा पैसे वापसी का, कहां से लौटाएंगे वे पैसे। असंतुलित होने से बचने के लिए उन्होंने अपना ध्यान इस पंक्ति की तुक और लय की ओर मोड़ने की कोशिश की। अरे ये तो तुक में है और लय में भी। ये पैसे आएंगे कैसे, सोचो, ये पैसे आएंगे कैसे। हाँ, ऐसे, ये सही रहेगा। लय, ताल, छंद सब है इसमें। घर लौटते हुए अक्सर वे बच्चों के लिए लाल लाल टमाटर या ताजे गाजर ले लिया करते थे। मिठाई, चॉकलेट, इन सब के वे हिमायती नहीं थे। बेकार में बच्चों की आदत बिगाड़ना क्यों। हमेशा ऐसी चीजें सुलभ होती जो अच्छी होती और अपने सामर्थ्य में भी, लेकिन हम सही तरफ सोचते ही नहीं, सही तरह चुनते ही नहीं। गाजर, टमाटर और ऐसे मौसमी फल सब्जियां सस्ते भी होते हैं और स्वास्थ्यकर भी, लेकिन कितने लोग शाम को घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए टमाटर गाजर ले जाते हैं। इसे लेकर उनका मजाक भी बनाया गया था,
लेकिन धीरे धीरे सबकी आदत हो गई। बड़ी बेटी रुंझुन भी कभी कभी नींद से उठकर सब्जी वाली टोकरी में टमाटर ढूंढने लगती, पर उस शाम उन्होंने टमाटर गाजर नहीं लिए। बस उन्हें देखकर और जेब में सिक्के टटोल कर बढ़ गए। उस रात अपनी सुंदर, सुशील लेकिन कृशकाय पत्नी के मासूम सीनों से लगे सोए हुए उन्होंने यह दुस्वप्न देखा कि उनके बच्चों से अब तक खाए टमाटरों का हिसाब मांगा जा रहा है। 9 साल की रुंझुन को डपट कर कोई सारे टमाटर वापस करने के लिए कह रहा है, और वो बस आंखें भरे, होंठ कसे, मुंह फुलाए, क्षुब्ध और रुआंसी एकटक उस आदमी को देख रही है जैसे कभी बुरा लगने पर देखा करती। फिर वह आदमी उसके मुंह में हाथ डालकर उसके भीतर से सारे टमाटर बाहर निकालने लगता है। वे टमाटर जो बड़े प्यार से लाए और खिलाए थे उन्होंने। सारे टमाटर इस बेरहमी से वापस लेने के बाद वह शैतान बच्ची को जलती आंखों से घूरता है। तुम्हारे गाल अब भी फूले हुए हैं, 2 टमाटर तुमने दबाए हुए हैं अब भी। फिर वह उंगलियां डाल उसके गाल चियार कर देखता है। वे कहां हैं उस समय, क्या कर रहे हैं? बकबका कर मास्टर साहब जाग जाते हैं। लथपथ पत्नी की खुली छाती से छोटे बच्चे के लिए दूध निकल रहा है, लेकिन बच्चा उस ओर है। उनके अचकचाने से दोनों जाग जाते हैं। छोटू उस करवट है, रो रहा है। वे चोरी के संदेह में पकड़े गए बच्चे की तरह हड़बड़ाए कहते हैं, जरूरी थोड़े है कि जो बच्चा रोए मां बस उसी को सीने से लगाए। और आप भी तो शांत नहीं है, क्या बात है? पत्नी उनका माथा सहलाती है। क्या क्या टमाटर घर में हैं? वे टूटे फूटे शब्दों में पूछते हैं। नहीं, लेकिन और बहुत कुछ है। परेशान होने की जरूरत नहीं। पत्नी वह जलता दुखता माथा सीने में छुपा लेती है। वह जानती है कि वह परेशान है किसी बात को लेकर, घर की किसी चिंता से। सोचते रहते हैं, सबकी फिक्र करते हैं। वह जानती है अच्छी नींद जरूरी है उनके लिए। ऐसा सपना उन्होंने कभी नहीं देखा। सच कितने कठिन हैं, कितने कठोर। कम से कम सपने तो मधुर होने चाहिए। वे मानते हैं, इसलिए रात में अच्छा सोचते हुए सोने की कोशिश करते हैं ताकि सपने अच्छे आए। लेकिन यह दुस्वप्न, जल्दी से उसे झटक कर वे किसी मधुर सपने के बारे में सोचने लगे। शिशु के होठों और मां के सीने के शहदीले वृत्तों जैसा मधुर स्वप्न। अच्छे सपने न रहे तो सच में हमारा जीना दूभर हो जाएगा। सपने भी बुरे होने लगे तो फिर सच कैसा होगा? अमरीश मास्टर जी भी आ गए थे। अब हेडमास्टर साहब कुछ दिनों के लिए चले गए स्कूल से। अपने या सरकारी काम से तो ऐसा होता रहता था। हेडमास्टर साहब पशु गणना में नहीं लगाए गए थे, मगर उसी दौरान उन्हें परिवार कल्याण सर्वेक्षण हेतु भेजा गया था। दोनों काम एक ही आदमी से नहीं करा सकते थे। थोड़ी सूझ लगाते तो। अमरीश मास्टर साहब ने सोचा, नहीं, मुनासिब नहीं होगा एक साथ पूछना आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने जानवर हैं। आपत्तिजनक हो सकता है, अपमानजनक भी। हेड सर ने गुरु ज्ञान दिया। क्या प्रशासन इतना सोचता है?
वे सोचने लगे। 3 दिन की छुट्टियों को 4-5 दिन तक फैलाने के बाद बच्चे भी आने लगे वापस स्कूल। जब यह तय हो गया कि दोनों यानी हेड और मास्टर साहब सरकारी काम से स्कूल नहीं रहेंगे, तो उपाय सोचा गया। शिक्षक रहे न रहे, पाठशाला तो चलती रहनी चाहिए। हर कक्षा में एक तेज और उत्साहित विद्यार्थी को चुनकर शिक्षक बना दिया गया। कहा गया कि जो पाठ उसे अच्छी तरह आता है, इस अंतराल के दौरान कक्षा को पढ़ाए। वैसे तो कई पाठ वे खुद बिना समझे बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चे भी मुंह फेरवट से खुश थे और उत्साहित भी। कुछ नया होते रहना चाहिए। नवनियुक्त इन शिक्षकों को यथासंभव विनम्र रहने के लिए भी समझा दिया गया, ताकि कोई विद्रोह या गदर की भावना न पनपे। अगर ये नहीं आए तो बच्चों ने पहले ही पूछना शुरू कर दिया, तब वह तो होगा, वह भी नहीं आया तो। इस तरह एक पूरा क्रम ही उन्होंने बना दिया। उसके बाद अगर ये 2 चुने हुए बच्चे नहीं आए तो फिर क्रमांक से जो सबसे पहला होगा वही शिक्षक होगा। 5वीं कक्षा के तेजा को शिक्षक बनाना गया। ये नहीं आया तो बच्चे पूछते रहे और वह कहता रहा, सवाल ही नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अगर तू बीमार पड़ गया, बच्चे बाज नहीं आने वाले थे, तब भी आऊंगा, बेफिक्र रहो। अरे बेफिक्र कैसे रहें? बीमारी लेकर तू यहां आएगा, हमें भी बीमार करने, आने ही नहीं देंगे। बच्चे जैसे पीछे ही पड़ गए। तेजा नाम तो कोई बुरा नहीं था, लेकिन मास्टर साहब महसूस करते कि हिंदी फिल्मों ने इसका मान हनन कर लिया है, जिसके चलते इस नाम को सुनते किसी चोर, बदमाश या खलनायक का ध्यान आ जाता। बच्चे भी इसे बिगाड़ कर भेजा, भूंजा या चूजा कहकर चढ़ाते। तेजा के पिताजी ने हिंदी फिल्में देखकर या ऐसा सोचकर यह नाम नहीं रखा था, बल्कि जिस तरह वह मां के गर्भ से आकस्मिक रूप से आ गया था, उसके पिता के दिमाग में भी आकस्मिक रूप से यह नाम आ गया। शायद इसलिए भी कि वह 3 बहनों के बाद था। तेजा पढ़ने में अगर बहुत तेज नहीं था, तो उसके प्रति गंभीर अवश्य। पढ़ाई के प्रति उसके इसी लगन, समर्पण और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, साथ ही तेजा नाम की प्रचलित छवि एवं ध्वनि तथा बाकी बच्चों की छेड़ से निजात दिलाने के लिए उसके पिता से पूछकर अमरेश मास्टर साहब ने स्कूल में उसका नाम तेज पुंज कर दिया। तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कुछ भी कर दीजिए मास्टर साहब, जो ठीक समझें, हमें क्या मालूम, और हमें क्या, बस बच्चा अपना रहे, पढ़े लिखे, बने, उसके पिता ने कहा। लेकिन बाकी बच्चों को मतलब था। उन्होंने बिना देर किए इस नाम को भी बिगाड़कर लुंज पुंज कर दिया। बच्चों की कल्पनाशीलता और उनकी उड़ान का अंदाजा उनकी छेड़छाड़ और पैरोडी से मिलता है, और इससे यह जाहिर होता है कि सही दिशा दी जाए तो वे कितना अच्छा कर सकते हैं। मास्टर साहब की गैरहाजिरी में स्कूल कैसा चला, उन्होंने दरियाफ्त किया। तेजा ने बताया, एक दिन बहुत बारिश में अकेला वही आया था और कोई नहीं। अनोखा अनुभव था। वही विद्यार्थी, वही गुरु।
उस दिन उसने अपने से पढ़ा था और अपने को पढ़ाया था। फिर घर आकर आंच के पास बैठकर किताबें सुखाई थी। शायद वह वही दिन होगा जब कादों में फंसे पाड़े यानी भैंस के बच्चे को उठाने में मास्टर साहब भिड़े थे। गिन के जाने से नहीं होगा गुरुजी, इसे कीचड़ से उबारिए भी, उस गृहस्थ ने हंसकर कहा था। और उन्होंने भी हाथ लगा दिया। वह भी तो एक बच्चा था, भैंस का बच्चा सही। उन्हें यह नहीं लगा कि हाथ में कीचड़ लग रहा है, यह लगा कि एक बच्चे का, एक नए प्राणी का, नए जीवन का स्पर्श लग रहा है। अमरीश मास्टर साहब चूंकि अकेले थे, इसलिए उन्होंने मिली जुली कक्षाएं लगा ली उस दिन। चौथी पांचवी कक्षा एक साथ और दूसरी तीसरी कक्षा एक साथ। पहली कक्षा के बच्चों को उन्होंने अहाते में लगे अलग अलग पौधों के फूल गिनने का और पहाड़े दोहराने का काम दे दिया। अधिक शोर नहीं करना और ध्यान से ठीक से गिनना। मैंने सब पहले से गिन कर रखे हैं, इसलिए गिनकर सही सही बताना। शोर क्यों नहीं करना है? एक बच्चे ने सवाल किया। दूसरों को पढ़ने में तकलीफ होगी, दूसरे ने कहा। अरे अधिक शोर से तितलियां बहरी हो सकती हैं, कोई बोला। बच्चे बहुत होशियार थे। वे आपस में राय कर बिना गिने हुए हर पौधे के फूलों की संख्या बता देंगे, फिर बहुमत उनका होगा। अगर कोई दूसरी संख्या कहकर भागना भी चाहे और भापना, तो सब मिलकर बोल पड़ेंगे एक साथ, नहीं मास्टर साहब, हमने गिना है कई बार। कहां से आई उन्हें यह अकल? कई शिक्षकों ने भी पशु गणना जैसे काम को इसी तरह अंजाम दिया था। फिर उन्होंने तय किया बच्चों को पहाड़ों में लगा दिया जाए। पहाड़े अमरीश मास्टर साहब को बड़े आकर्षक और मौज भरे लगते थे, पहाड़ों की तरह ही। दुक्कम दू, दू दूनी 4, दू तिया 6, दू चौके 8, दू पांचे 10। क्या लय है, क्या लहराव। पहाड़ों की तरह नए अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे टेबल्स सीखते थे इनके बदले। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये जा वो जा। कहाँ पहाड़े और कहाँ टेबल्स, बौने और सपाट। वही अंतर जो पहाड़ और टेबल में। बच्चों की कल्पनाशीलता, उनके रोमांच, उनके आनंद, उनकी संवेदना पर यही रंदा फिर जाता। पहाड़ों की लय जीवन के आरोह अवरोह के बदले एक सपाट सरपट रपटीला संस्कार। उनकी बेटी रुंझुन खुद ऐसे ही अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। लाचारी थी। राजधानी में जहां वे रहते, आस पास अब बच्चों के लिए कोई हिंदी माध्यम स्कूल था ही नहीं। हिंदी पाठशालाएं लुप्त प्राय हो गई थीं और रातों रात कुकुरमुत्तों की तरह अंग्रेजी स्कूल उगाए थे पूरे शहर में। किराए के एक कमरे वाले स्कूल भी अंग्रेजी स्कूल थे, पार्कों में लगी फिसलने वाली सीढ़ियों की तरह। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर भेजना भी मुनासिब नहीं लगता। पहाड़े वे रुंझुन को खुद सिखाते, कोशिश करते स्कूल में जितना सीखे उससे ज्यादा घर में सिखा दें, ताकि कुप्रभावों को निष्प्रभावी किया जा सके और उस शून्य को भरा जा सके। क्या इन नए रंग ढंग के स्कूलों से वह जीवंतता, वह उत्साह, वह भावना बच्चों में भर पाती होगी? उन्हें याद था बचपन में ननिहाल जाते तो नाना जी
ममेरे भाइयों के साथ उन्हें भी गांव के स्कूल में भेज दिया करते। रास्ते में खीरे और ओल उखाड़ते हुए स्कूल जाते और हर शनिवार को चावल, दाल, आलू लेकर। कभी बरसात में छप्पर छाने के लिए हर विद्यार्थी अपने साथ 2 अटिया पुआल सिर पर रखकर लाता। वह पुआल की और मिट्टी की महक से भरी शिक्षा थी, जमीन से जुड़ी हुई। एक बार वह उस समय पहुंचा था जब स्कूल के एक मास्टर साहब की विदाई थी और एक और जो अध्यापिका थी, उन्होंने अपने छोटे संवेदनात्मक संवाद में कहा, आज मास्टर जी के जाने से सब उदास हैं। पाठशाला का आंगन नीरव है, पक्षी ठिठके हैं, पेड़ पौधे भी रो रहे हैं। और सुनकर सब सिसकने लगे। अमरीश जी भी, जो उसी दिन ननिहाल और उस स्कूल में पहुंचे थे, आंखें छलछला आईं। फिर सब बच्चे मास्टर जी को छोड़ने गांव के सीमांत तक गए थे। दूसरी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ हिसाब और एक पाठ बताकर वे चौथी पांचवी कक्षा में आए। बगल के पाए पर लिखा था, तेजा जैसा कोई न दूजा। वह उस समय लिखा गया होगा जब तेजा गुरु भूमिका निर्वाह कर रहा था। इसका मतलब बच्चों को तेजा का पढ़ाना पसंद आया था। हमेशा क्या वही हिसाब, वही किताब। वे बच्चों को कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और उनकी मौलिकता को विकसित होते देखना चाहते थे, सींचना चाहते थे उन्हें। उन्होंने निबंध दे दिया इन बच्चों को लिखने के लिए, एक मधुर सपना। कोई मीठा, कोई अच्छा, कोई प्यारा सपना जो देखा हो, अपने मन से लिखो। जो भी याद आता हो, बेहिचक, बेझिझक, निर्बंध, बिना भूल गलतियों की आशंका के पूरी आजादी है। जो चाहो, जैसे चाहो लिखो, खुली छूट। चाहे कितनी देर में, कितनी पंक्तियां, पर बिना लिखे छुट्टी नहीं मिलने वाली। शाम तक का काम यही है। शाम तक क्या, हफ्ते भर तक यही काम चलने वाला था। बच्चों ने देर से शुरुआत भी की। कुछ तो बड़ी देर तक होंठ चुभलाते रहे, कुछ जमीन और माथा ठोकते रहे पेंसिल से, भांति भांति के सवाल उठाए। फिर धीरे धीरे सब लिखने में जुट गए। इतने बच्चों के इतने सारे सपने। अगर वे अपने सपने लिख सकें, सामने रख सकें, मधुर स्वप्न। बच्चों के सपने तो मधुर होने ही चाहिए, बल्कि सबके सपने। दो स्वप्न नहीं जैसा उन्होंने देखा। संभवतः उसी को काटने के लिए वे दर्ज करा रहे थे नई आंखों के ये सपने। शाम तक बच्चों ने कई सपने दिए, कुछ 4 पंक्तियों के, कुछ आधे पृष्ठ के, कुछ 1-1.5 पन्ने के, तरह तरह के सपने। उन्होंने ताकीद की थी कि वही सपना लिखना है जो सच में देखा हुआ हो। बनावटी रेशमी सपनों की जरूरत नहीं। मिट्टी के सपने, फूस के सपने, कपास के सपने। हर एक के पास सपनों का भंडार तो होता ही है, उन्हीं में से चुनना है। तुम्हारे देखे हुए सपने में से कोई ऐसा हो जो किसी ने अब तक नहीं देखा हो और सब उसे तुम्हारी आंख से देखें। कोई ऐसा सपना। अधिकांश सपने दिलचस्प थे, बाल सुलभ आकांक्षाओं और बचपने से भरपूर। एक कस्बाई गांव या गंवई कस्बे के बच्चों के सपने, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के सपने, जिनके घर के लोग भांति भांति के काम करते, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग। कुछ बच्चों ने सपने नहीं भी लिखे,
कुछ ने कुछ लिखा भी, पर दिखाना नहीं चाह रहे थे। अमरीश मास्टर जी ने उन्हें उत्साहित किया। आज अगर पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सोच कर लिखना, कल दिखाना। तेजा ने भी कुछ लिखा था। एक बार दिखाने उठा भी, फिर बैठ गया, कुछ सुधारने लगा। सब कुछ आ रहा था। वे समझ गए। कुछ भी लिखा हो कोई बात नहीं, अरे सपना तो अपना है, सपना है, और वह कोई परीक्षा तो नहीं, कोई जांच भी नहीं। लाओ, दिखाओ। तेजा के सपने के लिए अमरीश मास्टर साहब जी को उत्सुकता थी। उसका सपना कुछ इस तरह था कि मेले में उसे 100 रुपये का नोट गिरा हुआ मिलता है और उससे वह चाय की दुकान पर जी भरकर घुगनी आलू चाप खाता है। सपना उन्होंने 2-3 बार पढ़ा। सपने को वो समझ सकते थे। बचपन में वे भी इसी तरह सोचते थे कि जब उनकी नौकरी लगेगी तो दाल चावल के इस बंदी बिधाई रूटीन से हटकर बस अपने मनपसंद की चीजें लेंगे, दिन भर, मन भर। किसी दिन केवल बिस्कुट, किसी दिन खाली प्याजू, किसी दिन चाट पकौड़े। बिस्कुट अपने पूरे बचपन में बस एक बार ही मिला था उन्हें, जब वे बीमार पड़े थे। उसी के लिए एक बार और वे बीमार पड़े जानबूझकर, पर मां ने बिस्कुट के बदले पत्थे बनाकर दे दिया था, उबले आटे की रोटी। सपने को पढ़ते हुए उन्हें अपनी ललक याद आ गई। जब तक वे उसके सपने को देख रहे थे, तेजा बड़ी उत्कंठा और उम्मीद से उन्हें देख रहा था। बढ़िया है, उसकी ओर देखकर वे मुस्कुराए। हल्के से उसकी पीठ भी थपथपाई। मुझे विश्वास है तुम्हारे पास और अच्छे सपने होंगे। सोचना, याद करना जरा, और लिख कर दिखाना। इस पूरे हफ्ते में कभी भी और कोई काम नहीं दूंगा तुम लोगों को, बस अच्छे सपनों के बारे में सोचो, उन्हें ढूंढो। हो सकता है कोई अच्छा सपना तुम्हें इसी बीच दिख जाए। क्यों, यह सपना अच्छा नहीं है? तेजा ने झिझकते हुए धीरे से पूछा। ऐसा नहीं, उन्होंने समझाया। सपने तो कोई भी कैसे भी देख सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं, लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए तुमसे उम्मीद अधिक है। अगर कहीं तुम्हें 100 का नोट पड़ा मिल जाए तो वह जिसका है उसे ढूंढना चाहिए। उस आदमी को अपना खोया हुआ पैसा मिलने की जितनी अधिक खुशी होगी, तुम्हारे लिए चटपटे स्वादिष्ट खाने की खुशी उसके मुकाबले, समझ रहे हो ना, क्या हो सकती है उतनी। इसीलिए वह सपना था, इसलिए मैंने खा लिया, नहीं तो सच में लौटा देता। तेजा ने मास्टर जी की बात समझते हुए कहा। सपने जैसे होते हैं, सच भी वैसा होगा। वैसे दिलचस्प है तुम्हारा सपना, मगर और अच्छे सपने होने चाहिए तुम्हारे, सोचना। ठीक है गुरुजी, कल फिर लिख कर दिखाऊंगा। तेजा होशियार, समझदार, विनम्र और आज्ञाकारी भी था। उस रात भी मास्टर अमरीश जी के 2 स्वप्न जारी रहे, जैसे हर रोज एक ही सी जोड़ तोड़ वाली कहानी लेकर चलने वाला कोई धारावाहिक। सुबह उठे तो माथा भारी था, कुछ देर यूं ही बैठे रहे, फिर उठे। मन बना लिया, बच्चों के मधुर सपने देखते रहेंगे जब तक यह 2 स्वप्न खत्म नहीं होता।
स्कूल पहुंचते तेज पुंज ने फिर अपना सपना दिखलाया। उन्होंने देखा थोड़े फेर बदल के साथ वही सपना था। क्या कल के ही सपने को सुधार कर लाए हो? नहीं गुरुजी, कल आपकी बात सोचते सोचते सो गया और वही सपना मैंने फिर से देखा। इस बार सपने में जब झुककर नोट उठाया तो आपकी बात याद आई और मैंने नोट जिसका था ढूंढ कर उसे दे दिया। आपने ठीक ही कहा था। अपना खोया हुआ नोट पाकर वह बहुत खुश हुआ। खुश होकर उसने मुझे 20 रुपए दिए इनाम में और उसी से मैंने घुगनी, लिट्टी, आलू चाप खाए, 4 प्लेट और 2 रुपए का पाचक भी। इतना काफी था, पेट भर गया। कॉपी में भी वही लिखा था। सपने में तुम्हें मेरी बात याद रही? मास्टर जी मुस्कुराए। अच्छा है, तुम्हें एक अच्छी बात याद रही। लेकिन क्या गुरुजी? ठीक है, अच्छा है, लेकिन तुमसे अधिक उम्मीद है इसलिए कह रहा हूं। इतना सुधार किया तो थोड़ा और सुधार कर लेते। अच्छा काम किया, लेकिन इसमें किए के प्रतिदान की उम्मीद झलकती है। अच्छा काम बस इसलिए करना चाहिए कि वह अच्छा काम है, बिना किसी पुरस्कार या पारितोषिक की ललक के। पैसे लौटाने के लिए कोई इनाम दे रहा है तो तुम्हें विनम्रतापूर्वक इनकार कर देना चाहिए। सपना था इसलिए ले लिया मैंने, नहीं तो ऐसे बापू के सिवा 1 रुपया भी और किसी से नहीं लेता। वैसे फिर भी अच्छा है। मास्टर जी ने हौसला बढ़ाया। सच्चा सपना लिखा तुमने, और भी अच्छा कर सकते हो, कोशिश जारी रखना। छुट्टी के बाद अपने साथ वे उसे ले गए मोड़ पर चाट वाले के पास। सपने से वे इतना समझ गए थे कि तेजा को चाट का बड़ा शौक है, ललक है, पर शायद खा नहीं पाता होगा। वे उसे भरपेट गर्मा गर्म चाट खिला देना चाहते थे कि इस चाट के प्लेट को सपने में न आना पड़े। तेजपुंज खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। संकोच से उसके कान लाल हो गए थे। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, बस यही दोहरा रहा था। वो तो सपना था इसलिए मैंने खा लिया, ऐसे नहीं खाता। लेकिन मुझे खाने का मन कर रहा है। तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा? उन्होंने जोर देकर कहा तो किसी तरह वह आधा प्लेट खाने को तैयार हुआ। उन्हीं की प्लेट से बाद में जबरदस्ती उन्होंने आधा प्लेट और दिला दिया। पेट नहीं बिगड़ जाएगा? हिचकते हुए उसने कहा। तो 2 स्पंज वाले रसगुल्ले भी खा लो, इसके बाद पेट खुशहाल रहेगा। ना करते रसगुल्ले भी उन्होंने प्लेट में डलवा दिए तेजा के। उस रात पता नहीं तेजा को चाट का सपना आया या नहीं, पर उन्हें वह दुस्वप्न नहीं आया। अच्छी सी नींद आई। सब हो जाएगा, फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। कटौती होगी थोड़ी सी, वेतन थोड़ा और कम होगा, पहले की वसूली भी होगी तो कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। चिंता में पागल क्यों होना? फिर तुम्हें चाट का सपना तो नहीं आया? अगले दिन वे मुस्कुराते हुए तेजा से मिले। चाट का नहीं आया मास्टर साहब, तेजा बोला, लेकिन नोट का आया था। इस बार मैं जिसका नोट था उसे पकड़ाकर भागता चला आया, लेकिन फिर वह ढूंढते ढूंढते मेरे घर आ पहुंचा। मैंने पूछा पता कैसे मिला? बोला नोट ने बताया,
फिर जबरदस्ती इनाम के पैसे मेरी जेब में रख दिए कि नहीं लूंगा तो उसे नींद नहीं आएगी। मैं क्या करता, लिख कर दिखाऊं क्या वो सपना? मैंने सोचा क्या लिखूं, वैसा ही सपना फिर बार बार। ओह, चार्ट से उभरे तो नोट पर अटक गए। अमरीश मास्टर साहब ने हंसकर उसका सिर सहलाया। अब इन सब से निकलो, कुछ बेहतर सोचो, तुम्हारे सपने और अच्छे हो सकते हैं, सच। जी गुरुजी। तेजा अपनी जगह बैठ गया। सपनों की बात चले, तीसरा दिन था। इस बीच चौथी कक्षा का एक बच्चा एक अच्छा सपना लेकर आया। मास्टर जी का ध्यान खींचा उस सपने ने। अलग ही तरह का सपना था। मैं बादलों में उड़ रहा हूं, चांद तारे चमक रहे हैं, परियां मुझे उनके बारे में बता रही हैं। अपनी धरती मुझे दिखाई दे रही है, हरी भरी धरती, नदियां कलकल करती, छल छल करती, पहाड़ हाथ उठाए खड़े, खेतों में फसलें झूमती, किसान नाच रहे हैं, औरतें गा रही हैं, बागों में फूल खिले हैं और फूल से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये तो मेरी धरती है, चांद तारों से भी सुंदर, और यह जरूर मेरा देश भारत है। मैं कहता हूं, हाँ, परियां सिर हिलाती हैं, यह तुम्हारा देश भारत ही है, भारत। एक सुखद कल्पना, एक मोहक सपना। बच्चे की सर्जनात्मकता और अभिव्यक्ति गजब की थी। देर से ही सही, समय लेकर ही, लेकिन एक ऐसा सुहाना सपना उसने दिखाया। मास्टर जी उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसका सपना सबको पढ़कर सुनाते हैं। तेज पुंज थोड़ा निराश दिखता है। उसका सपना इतना अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारा सपना भी ऐसा हो सकता है, इससे भी अच्छा। इसमें हिम्मत हारने जैसी कोई बात नहीं। कक्षा खत्म होने पर वे उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं। दूसरे बच्चे के सपने और प्रतिभा की सराहना में वे खोए रहते हैं कि 2 दिन बाद सपना टूटता है। किताबों की दुकान पर निबंध के एक संचयन पर उनकी नजर पड़ती है और यूं ही उसके पन्ने पलटते वही सपना मिल जाता है। सपने में बनावट, सपने में भी मिलावट। बच्चे को डांट पिलाने की सोच कर आते हैं, पर बच्चा ही है, इसलिए नाराजगी भरे स्वर में समझाते हैं। सपने में तो छल नहीं करना चाहिए। सच्चे सपने लिखने के लिए कहा था, सच में देखे हुए अपने सपने, किताबों के सपने उतारने के लिए नहीं। हेडमास्टर साहब लौट आए हैं। पढ़ाई अपने ढर्रे पर चल पड़ती है। इस बीच घोषणा होती है कि देश के राष्ट्रपति इस राज्य का दौरा करेंगे। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में देश के सारे राज्यों में हो आने का इरादा जताया था उन्होंने पद संभालते ही। किसी विदेश यात्रा पर जाने से पहले देश को देखने जाने की इच्छा थी उनकी। इसी क्रम में वे यहाँ भी आ रहे थे। बुद्धिजीवी, विज्ञानी और चिंतक की छवि थी उनकी। एक नई उम्मीद जगी थी उनके कमान संभालने के बाद। वे जहां जाते हैं बच्चों से जरूर मिलते हैं और सन 2020 के भारत के अपने सपने के बारे में बताते हैं। वहां भी उन स्कूलों, उन बच्चों से वे मिलने वाले हैं जिन्होंने उनके लेख, उनकी किताबें पढ़कर उन्हें पत्र भेजे हैं। अखबारों में उन बच्चों की तस्वीरें आई हैं और वे सवाल जो राष्ट्रपति से पूछना चाहते हैं। कुछ और बच्चों के नाम भी आते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ आने
और बच्चों से मिलने के कार्यक्रम के बारे में जानने के बाद उन्हें फैक्स भेजकर मिलने की इच्छा रखी और राष्ट्रपति कार्यालय ने उसे मंजूर कर लिया। वे समाचार और तस्वीरें प्रकाशित करने वाले अखबारों के दफ्तर राजधानी में हैं और राजधानी यहाँ से दूर। लेकिन क्या वे बच्चे जिन्होंने शायद फैक्स मशीन देखी भी नहीं और जो यह भी नहीं जानते कि राष्ट्रपति को पत्र लिखने का पता क्या होगा, राष्ट्रपति से मिल पाएंगे या उनकी झलक भी पा सकेंगे? अमरीश मास्टर साहब सोचते हैं, या कि वही खुद वे इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाले उनके मार्गदर्शक उनसे मिलने के बारे में सोच सकते हैं? मिलते तो वे महामहिम को पशुगणना के अपने अनुभव के बारे में बताते, इन बच्चों के सपनों के बारे में भी, और शायद अपने दुःस्वप्न के बारे में। हफ्ते भर बाद जब वे अपने सपने के बारे में लगभग भूल चुके थे, तेजपुंज अपना नया सपना लिख कर लाता है। महामहिम राष्ट्रपति उसके गांव आए हैं और उसके घर आकर अपने फूलों की माला वे उसे पहना देते हैं। बापू से पूछते हैं क्या काम करते हैं वे। बापू अपना छोटा सा काठ का बक्सा दिखाते हैं। वह सड़क जहां राजपथ से मिलती है वहीं पेड़ के नीचे बैठता हूं मैं, हजामत बनाता हूं। दुकान नहीं है अपनी? महामहिम पूछते हैं और फिर कहते हैं हम आपकी पक्की दुकान बनवा देंगे। अफसरों को वे तुरंत दुकान बनाने का आदेश देते हैं और यह भी घोषणा करते हैं कि सबसे पहले वे खुद उसमें हजामत बनवाएंगे और उससे पहली बार, उससे पहले नहीं। लोग तालियां बजाकर इसकी सराहना करते हैं। प्रथम ग्राहक होंगे नारायण ठाकुर के अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर पहली खबर होती है। यह सपना तुमने पढ़ा है? अमरीश मास्टर साहब तेजपुंज को तौलते हैं। नहीं गुरुजी, देखा है गुरुजी, सच में। पिछले कुछ दिनों से रेडियो पर यही खबर घरघरा रही थी कि राष्ट्रपति आने वाले हैं, बच्चों से मिलेंगे। यही सब सुन रहा था, इसी बारे में सोच भी रहा था कि रात यह सपना आया। तेजपुंज की आंखों और उसके स्वर में सच्चाई झलक रही थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मास्टर जी ने उसकी पीठ थपथपाई। खूब, बहुत खूब। यह सपना सबसे बेहतर है। मैंने कहा था ना तुम्हारे सपने और अच्छे होंगे। लेकिन क्या वे कभी सच्चे भी होंगे? घर लौटते हुए मास्टर साहब सोच रहे थे। राष्ट्रपति अगले दिन आने वाले थे प्रदेश की 4 दिवसीय यात्रा पर। इसकी चर्चा और तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। जिन इलाकों से होकर वे गुजरने वाले थे या गुजारे जाने वाले थे, उन्हें सजाया संवारा जा रहा था। उनके कार्यक्रम और आने जाने के उनके रास्ते पहले से तय थे। यह मानकर और इस निश्चिंतता से कि अब सत्ता में कोई ऐसा नहीं है जो पहले से तय रास्ते बदलने का मादा रखता हो।
सुरक्षा कारणों और तमाम तरह की आशंकाओं की अपनी ओट थी। सोन के यात्रा पथ में आने वाली सड़कों की किस्मत चमकाई जा रही थी, उनके गड्ढे भरे जा रहे थे। यही किंचित लाभ था जो आम नागरिकों को मिलने वाला था उनकी यात्रा से। उन सड़कों के ठीक समानांतर जो सड़कें थीं, पहले की तरह बदहाल और जर्जर थीं, लेकिन मुख्य रास्ता जिससे राजकीय सवारी जाने वाली थी, उसके किनारे बांस बल्लियां लगाई और रंगी जा रही थी। बिजली के खंभे दुरुस्त किए जा रहे थे और सजाए जा रहे थे। ऐसे ही मरम्मत सजावट में 2 रोज पहले एक मजदूर झटका खाकर मर गया था, पोल में फंसे कनकौवे की तरफ फड़फड़ाकर। साथी मजदूर उसे लेकर धरने पर बैठ गए और जुर्माने की मांग करने लगे। इस पर आला अफसर ने उन्हें झड़प लगाई और अपनी भाषा सुधारने को कहा कि वे जुर्माना नहीं, हर्जाना मांग सकते हैं। द राइट वर्ड इज कंपनसेशन। वैसे भी जनता का अधिकार अब मुआवजा ही रह गया है। पिछली रात मास्टर साहब ने भी एक सपना देखा था। वेतनमान अवनति पर अपनी पीड़ा, उनके जैसे शिक्षकों पर इसके असर और प्राथमिक शिक्षकों की बदहाली के संबंध में महामहिम का ध्यान खींचते हुए उनसे कुछ कहने की अपील के साथ कई प्रारूप और कई पृष्ठ फाड़ने के बाद उन्होंने एक सविनय आवेदन तैयार किया है और किनारे खड़े हैं जहां उनकी पाठशाला से आने वाली सड़क राजपथ से मिलती है और जहां से दिन के 3:33 पर 1.5 दिन राजधानी में बिताने के बाद राष्ट्रपति राज्य के दूसरे दर्शनीय स्थलों के दौरे के लिए निकलने वाले थे। उनके साथ ही और लोगों की भीड़ भी राजपथ के दोनों तरफ लगाए बांस के घेरे के उस पार खड़ी है, लेकिन घंटा भर पहले ही सिपाही डंडे से देख ठेल कर उन्हें और पीछे खदेड़ देते हैं। निचली सड़क पर आगे बस पुलिस वर्दीधारी, कुछ बनावटी जन प्रतिनिधि और सजावटी बच्चे हाथ में झंडियां हिलाते हुए। राष्ट्रपति महोदय का काफिला गुजरता है। आगे आगे कई गाड़ियां, फिर उनकी गाड़ी। जिद कर वे खुले जीप में आए हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार करते गुजर रहे हैं। उन्हें अभिवादन करते राजपथ के दोनों किनारों पर खड़ी जनता को जनता समझते हुए, जबकि असली जनता पीछे घेरी हुई, रोकी हुई कसमसा रही है। भीड़ के साथ पीछे धकेले जाते हुए राष्ट्रपति की जीप गुजरते देखते हैं मास्टर साहब, और आवेदन का कागज जिसे अब तक मोड़कर हवाई जहाज की शक्ल दे चुके हैं, पूरी ताकत से वे जीप की ओर उछालते हैं। कागज का हवाई जहाज सर से जाकर राष्ट्रपति महोदय के सिर से टकराता है। वे संभलते हैं, झुककर कागज उठाते हैं। यह किसने फेंका? गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं। इस बीच सिपाही उन्हें दबोच चुके हैं। महामहिम कागज का हवाई जहाज खोलते हुए उसमें से उनका नाम पुकारते हैं। इन सज्जन को यहां लाया जाए। सिपाही उनकी मुड़ी हुई कॉलर ठीक करते हुए उन्हें ले आते हैं। राष्ट्रपति जीप से उतरकर हाथ मिलाते हैं। बहुत खूब, वे कहते हैं। हम तो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कई बार असफलता के बाद अपना उपग्रह सही ठिकाने पर भेज पाए थे, पर एक आप हैं, आपने एक ही प्रयास में इसे सही जगह पहुंचा दिया। अत्यंत सफल प्रक्षेपण। यहां क्या कर रहे हैं? आप जैसे को तो हमारे अंतरिक्ष संस्थान में होना चाहिए, ताकि देश वहां जा सके जहां उसे जाना है
और 2020 के भारत के हमारे स्वप्न को साकार किया जा सके। समय बहुत कम है, 2020 आने वाला है। आप वहां चलिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मास्टर साहब के पांव जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वे संयत होकर कहते हैं, समस्या सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे और भी शिक्षक हैं, लेकिन सबके पास वह दृष्टि, वह दिमाग, वह सदा हुआ हाथ तो नहीं आपकी तरह। राष्ट्रपति महोदय हंसते हैं और खास अदा वाले उनके बड़े बड़े घुंघराले बाल लहराते हैं। उन्हें देखकर सहसा मास्टर साहब को तेज पुंज के पिता की याद आती है और उनकी नींद खुल जाती है। स्कूल पिछले 4 दिनों से बंद था। शुक्रवार को अवकाश था। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रपति की यात्रा को नजर में रखते हुए आनन फानन में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल और आज सोमवार को राजधानी में राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन राज्य सरकार के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय को सौंपने का निर्णय किया था। ज्ञापन में उनके जैसे उच्च शैक्षिक योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों के वेतनमान अवनति का भी एक मुद्दा था। भाषा अच्छी होने के कारण संघ की तरफ से ये ज्ञापन, प्रतिवेदन आदि के प्रारूप तैयार करने का काम अक्सर उन्हें मिलता था। इस बार भी मिला था। शिक्षक संघ के नेताओं के साथ आज सुबह से वे राजधानी में थे। कम से कम वे नहीं तो उनके शब्द, उनकी आवाज ही राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच जाए। संघ के वरिष्ठ नेता शनिवार से ही राजभवन से संपर्क कर रहे थे कि उनके प्रतिनिधि मंडल को राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन देने दिया जाए। राष्ट्रपति के अधिकारी इतने पर तैयार हुए थे कि जो कागज देना है उनके हवाले कर दिया जाए, वे उसे राष्ट्रपति तक पहुंचा देंगे। लेकिन संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जोर दे रहे थे कि कम से कम उन्हें 2 मिनट के लिए राष्ट्रपति से मिलकर स्वयं उसे सौंपने का अवसर दिया जाए। आज सुबह हल्की सी उम्मीद बनी थी, पर अभी तक कुछ निश्चित नहीं था। 3 बजे तक राजधानी में थे राष्ट्रपति महोदय। इस गहमागहमी में अमरेश मास्टर साहब को तेज पुंज का ध्यान नहीं गया। सोमवार से बुधवार लगातार 3 दिन वह स्कूल नहीं आया था, जबकि वह तो अंधड़ बारिश में भी नागा करने वाला लड़का था नहीं। गुरुवार को आया तो वह बीमार और कमजोर लग रहा था। उसने पूछा, शनिवार को क्या स्कूल बंद रहेगा? और ऐसा है तो क्या उस दिन मिलने वाला अनाज आज मिल सकता है? मास्टर साहब ने बताया था कि शनिवार को स्कूल खुला भी रहता तो अनाज नहीं मिल पाता, क्योंकि वह पहुंचा ही नहीं है। गाड़ी कहीं बीच में अटक गई है, शायद राष्ट्रपति महोदय की यात्रा के चलते। भरपेट शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शाला के छात्रों को हर महीने अनाज देने का प्रावधान था, लेकिन कागज पर प्रावधान केवल अनाज का था। उसे चढ़ाने, उतारने, ढोने, पहुंचाने के खर्च की कोई व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा इस व्यय को वस्तु विनिमय से उगाहा जाता था, यानी अनाज में कटौती कर। जितने ठिकानों से होकर अनाज आता था, आधा हो जाता, लेकिन गरीब परिवार के बच्चों को जो मिल रहा था उसे ही लेकर खुश हो जाते। यहाँ हालत फिर भी बाकी जगहों से ठीक थी, क्योंकि जितना अनाज स्कूल पहुंचता, कम से कम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। यह जरूर था कि स्कूल पहुंचने से पहले ही एक हिस्सा विधायक जी के घर उतार लिया जाता था। पूछने के बाद तेजा चुपचाप जाकर अपनी जगह बैठ गया था, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था, जैसे बुखार हो।
तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकते हो, मास्टर जी ने कहा था। नहीं, मैं बैठ लूंगा गुरुजी। बैठने से तबीयत और बिगड़ जाएगी, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। समझाने पर धीरे से अपनी किताबें समेटकर वह चला गया। चलने में भी उसे तकलीफ हो रही थी और पैर डगमगा रहे थे। मास्टर जी ने सोचा था छुट्टी के बाद लौटते हुए उसके घर जाकर उसका हाल पूछते जाएंगे, लेकिन यह ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने का काम आ पड़ा। उसकी धुन में निकलते वक्त ख्याल नहीं रहा। दुल्हिन बाजार को जाने वाली निचली सड़क पर जहां राजपथ मिलती, वहीं एक पेड़ के नीचे तेजा का बापू अपना हजामत का बक्सा लेकर बैठा करता था। चूंकि राष्ट्रपति को आना था और उनके काफिले को उस राजपथ से होकर भी जाना था, इसलिए हफ्ते भर पहले से ही वहां बैठने वाले सारे फुटपाथी, दुकानदार, कारोबारियों, भिखारियों को हटा दिया गया था। नारायण ठाकुर यानी तेजपुंज के पिता जैसे रोज कमाकर आटा चावल जुटाने वाले आदमी के लिए यह भारी विपदा हो गई। खाने के लाले पड़ने लगे। एक दिन उसने दुल्हिन बाजार में भी कुछ कमाई करने की कोशिश की, लेकिन वहां बैठने वाले बिरादरों ने हल्ला बोलकर लड़ झगड़ कर पिला दिया। पहले ही उनका धंधा मंदा चल रहा था, एक और क्यों इसी में शरीक करें। दुल्हिन बाजार गरीब इलाका था, उधार वधार देने वाला था नहीं कोई। होता भी तो नारायण ठाकुर को कौन देता। लगन वगन का समय भी नहीं था कि विधि विधान न्योताकारी में कुछ मिल जाए। हफ्ते भर से पेट सौंधा रहा था। जड़ें खोद कर झड़बेरिया खाकर किसी तरह जान रखे हुए थे। सुबह सुबह उसे ख्याल आया, और कोई अनुष्ठान नहीं, राष्ट्रपति के आने का जरूर है, क्यों नहीं उसी का न्योता दिया जाए सबको। दो चार घरों में गया, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, सबको बुलाया है, 3:30 बजे गाड़ी गुजरेगी, राजपथ पर आना है, लेकिन किसी ने ₹1.25 तो क्या चवन्नी भी नहीं दिखाई। उल्टे बोले, सनक गए हो क्या नारायण ठाकुर, सबको बुलावा दे रहे हो? पुलिस लात भी कहीं धरने नहीं देगी। निचली सड़क से ऊपर कोई नहीं जा पाएगा, आधा कोस पहले ही रोक देगी पुलिस। एक दिन पहले से सब बंदोबस्त है, गाड़ी छगड़ा चलना तक बंद। राष्ट्रपति की जिस यात्रा को लेकर सुखद स्वप्न देखा था तेजपुंज ने, वही उसके परिवार की भुखमरी का सबब बन गया था। खुद उसकी हालत सबसे खराब हो गई थी, खटपरू हो गया था, और अब तब की नौबत लग रही थी। बाकी घर वालों की हालत भी खराब थी, पर इतनी नहीं। स्कूल जा जाकर सुकुमार हो गया है। अपनी बदहाली छुपाते हुए उसका बापू बोलता। वह बका रहा था, क्या करे, किसका केश काटे, किसकी हजामत बना दे। तीन 3:35 पर राष्ट्रपति का काफिला उधर से गुजरना है। महामहिम की जिद से सुरक्षाकर्मी परेशान है। एक तो खुली जीप में चलेंगे, वह भी धीरे धीरे। उन्हें तो प्रचार मिलता है, पर उनकी शामत आ जाती है जो उनकी सुरक्षा में है। राजपथ से नीचे दुल्हिन बाजार के लिए जहां से सड़क फूटती है, वहां वे ठिठक गए हैं। उस ओर देखते हैं और रुकने का इशारा करते हैं काफिले को।
यह सड़क कहाँ जाती है? वे पूछते हैं। एक गांव है दुल्हिन बाजार, बताया जाता है। बड़ा दिलचस्प नाम है, राष्ट्रपति कहते हैं, और फिर कहते हैं वे गांव देखना चाहेंगे। अफरा तफरी मच जाती है। राष्ट्रपति रास्ता और कार्यक्रम बदलना चाह रहे हैं। दुल्हिन बाजार जाना चाहते हैं। सुरक्षाकर्मी और अधिकारीगण समझाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं मानते। राष्ट्रपति चाहें तो कौन रोक सकता है? क्या समस्या है? वे पूछते हैं। सर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये तो शांत जगह दिखती है, और ये साधारण आदमी, साधारण जन। मैं भी साधारण आदमी हूं, साधारण लोगों के बीच पला बढ़ा हूं, साधारण लोगों से मिलना चाहता हूं, मिलता रहता हूं। इसमें कहां कोई समस्या है? वे नहीं मानेंगे। सबसे आगे की गाड़ी से एक पुलिस अफसर लपक कर आगे आगे गांव पहुंचकर बारात द्वार पर पहुंचने पर जितनी तैयारी हो सकती है, जितना संभाला जा सकता है, कोशिश करता है। गांव वालों को आगाह करता जाता है, राष्ट्रपति आ रहे हैं। अपने सबसे साफ, सबसे अच्छे कपड़े, संभव हो तो हाथ में फूल या झंडियां लिए अगवानी के लिए खड़े हो जाओ सब दरवाजे पर। पता नहीं किसके घर का पानी मांग लें, वह भी तैयार रखें सब लोग। गांव के शुरू में ही नारायण ठाकुर की झोपड़ी पड़ती है। बदहाली है यहां तो। अफसर देखता है। तुम लोग अंदर ही रहना, बाहर निकलना मत, जब तक न कहा जाए। राष्ट्रपति की नजर नहीं पड़नी चाहिए। बेंत का दरवाजा भिड़ाकर वह बाहर से बेड़ा इस तरह चढ़ा देता है जैसे भीतर कोई है ही नहीं, सब बाहर गए हुए हों। क्या सचमुच राष्ट्रपति जी आ रहे हैं? सुनकर खाट पर पड़े तेज पुंज की आंखों में चमक जागने लगती है। बाहर नहीं निकलना है, पुलिस अधिकारी ने मना किया है, पर वह भीतर ही भीतर तैयार होता है। स्कूल की पोशाक पहन भीतर की दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। यह ईंट पत्थर की दीवार नहीं, फूस की, बेंत की है। इसमें झिरियां हैं, इनसे वह देख सकता है। इससे दिख भी सकता है, दिख जाता है शायद राष्ट्रपति को भी। इस झोपड़ी में कौन रहता है? वे पूछते हैं। कोई नहीं, आधिकारिक जवाब है। लेकिन मुझे तो अंदर कुछ दिख रहा है। देश का भविष्य झांकता हुआ। देश का भविष्य तो इन्हीं झोपड़ियों में है। राष्ट्रपति महोदय को लगता है भीतर से कोई उन्हें देख रहा है, जैसे अंदर से किसी ने कहा, महामहिम का स्वागत है, महामहिम का स्वागत है। भीतर भीतर कुछ सरकता लगता है। वे बेड़ा हटवाते हैं और झोपड़ी खुलवाते हैं। पुलिस अधिकारी और बाकी अधिकारी सख्ते में आ जाते हैं। काटो तो खून नहीं। मंत्री महोदय किसी तरह मामला संभालने, लीपने पोतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय का ध्यान उधर नहीं है। उनका ध्यान तेज पुंज की तरफ है, जो स्कूल ड्रेस पहने बड़ी आत्मीयता से उन्हें देख रहा है। तेज पुंज, लघु वयस, सुहावा। साक्षात राष्ट्रपति सामने खड़े हैं। यह तेजा का सपना है। वह झुककर प्रणाम करता है, फिर तनकर सल्यूट। राष्ट्रपति अपने गले का बड़ा सा फूलों का हार निकालकर उसके गले में ढाल देते हैं। वह उनके कदमों में गिर जाता है। वे झुककर उसे उठाते हैं, पर वह अचेत है। यह उसके सपने का सच है।
एक एक फूल के भार के नीचे दबकर वह धीरे धीरे मर रहा है। उसे लगता है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। एक पक्की दुकान बापू के लिए आप बनवा देंगे ना? वह जल्दी जल्दी मगर बहुत मध्यम बोलता है। कहकर चैन हो जाता है उसे। एक संतोष, राहत। वह निढाल पड़ा हुआ है पर उसके चेहरे पर मुस्कान खिंची है। साला जरूर कोई नाटक कर रहा है। ये छोटी जात के छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। विधायक जी इधर दांत पीस रहे हैं। देखिए तो जरा इस बच्चे को, राष्ट्रपति अपने निजी चिकित्सक से कहते हैं। निजी चिकित्सक बच्चे को देखता है। अभी मृत घोषित करने पर तो खरमंडल हो जाएगा, यात्रा अशुभ हो जाएगी, कुप्रचार मिलेगा। कोई दुर्लभ जटिल बीमारी है इसे। टटोल कर, छू कर, छद्म जांच पूरी कर वह कहता है। मंत्री अफसर इशारा समझ लेते हैं। इसे राजधानी के अस्पताल भेजने की जरूरत है, वे कहते हैं। विधायक जी अपनी गाड़ी में डालकर उसे फौरन भेजने का बंदोबस्त करते हैं। राष्ट्रपति उसे अपने सामने तुरंत भिजवाना चाहते हैं, लेकिन वे राजधानी वापस जाकर यह तो नहीं देख सकेंगे कि वह अस्पताल में भर्ती हुआ या नहीं। घर वाले आतंकित और अवाक हैं। कई आंखें आगे पीछे से इशारा करती उन पर टिकी हैं। उन्हें बोलना नहीं है, मुंह खोलना नहीं है। राष्ट्रपति महोदय वादा करते हैं नारायण ठाकुर को उसके लिए अस्थायी दुकान का इंतजाम जरूर किया जाएगा, और अस्थायी ग्राहक का भी ना। शीशा बंद कार के अंदर अंदर तेज पुंज के होठ कपकपाते हैं। आपने कहा था आप उस दुकान के पहले ग्राहक होंगे। बापू आपकी हजामत बनाएंगे। यह कौन बोला? राष्ट्रपति मुड़कर देखते हैं। पीछे सजे संवरे बच्चे खड़े हैं जो राष्ट्रपति महोदय के साथ यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा के अगले पड़ाव पर सन 2020 के भारत के सपने के बारे में उनसे बात करेंगे। तो ये रही कहानी एक मधुर सपना, जो हंस फरवरी 2004 में प्रकाशित हुई थी, और अमृतलाल नागर जी के नाम से शुरू किया हुआ एक सम्मान इसे मिला था। प्रथम पुरस्कार उसका हासिल हुआ था, और इसे लेकर राजेंद्र यादव जी ने बहुत उत्साहजनक टिप्पणी भी की थी। तो मेरा ख्याल है, मैं आशा करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। समय मैं देख पा रहा हूं कि चूंकि कहानी थोड़ी लंबी थी, तो मैंने खासा समय ले लिया है। आप सबका इतने धैर्य से, इतने मनोयोग से इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, संयोग से सन 2003 में लिखी और 2004 में छपी इस कहानी में इस वर्ष यानी 2020 का भी जिक्र आया हुआ था, और तब यह कल्पना तो कोई नहीं कर सकता था कि 2020 में देश और दुनिया की यह स्थिति होगी। और न यह कल्पना शायद उस समय संभव थी कि सन 2020 के दिसंबर महीने में इस तरह से आपसे रूबरू होकर मैं इस कहानी को आप सबके सामने रख रहा हूँगा, साझा कर रहा हूँगा। तो कभी कभी साहित्य में, रचनाओं में भविष्य जिस तरह से आता है, उस भविष्य के उसी कालखंड में खड़े होकर उस रचना को एक बार पुनः देखना अपने आप में एक अनुभव होता है।
रचने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, पढ़ने वालों के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि कहानी कहीं न कहीं आपके हृदय, आपके मन मानस तक पहुंची होगी। और आप सब लोग जो जुड़े हैं, मुकुल जी जो हर कार्यक्रम में शिरकत करती हैं और उत्साहवर्धन करती हैं, अग्रजा हैं, आदरणीय हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। पद्मा शर्मा जी हैं और भी मित्र जो जुड़े हैं। मैं चूँकि कहानी पाठ के क्रम में बीच में देख नहीं पाया स्क्रीन पर, लेकिन आप सब जो जुड़े हैं, सब ने अपने वक्त निकाला, अपना समय दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उन सब का भी जो शायद किसी कारण से इस समय जुड़ नहीं सके, लेकिन इस कहानी की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच का भी जो लगातार सक्रिय रूप से साहित्यिक कार्यक्रमों की श्रृंखला इस मंच के जरिए लोगों तक, साहित्य प्रेमियों तक पहुंचा रहा है, और अर्पण जी के अथक प्रयास के लिए भी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सचमुच समय का पता मुझे भी नहीं चल पाया, जैसा आप कह रहे हैं, तो शायद यह भी एक कहानी का एक सौभाग्य और इसकी सफलता शायद है कि पढ़ने और सुनने वालों को समय का कितना समय निकल गया सुनते पढ़ते एहसास नहीं होता है। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके सानिध्य और आपके जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आगे भी यह क्रम बना रहेगा और फिर कभी अवसर मिलेगा शीघ्र ही आप सबसे जुड़ने का, इस मंच से जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुभ रात्रि। और आप सबको आने वाले वर्ष की भी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि तब तक उस नए वर्ष में, इस वर्ष की जो तकलीफें, जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन सब से निजात मिल पाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।